आपको जो मैंने कल पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें और किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आती है तो वो तुरंत कमेंट करें। सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बता रहे थे। प्रकाश एक ऐसी युक्ति है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में मदद करती है। ये जिस वस्तु पर आपतित होता है जो प्रकाश, उस वस्तु को दृश्यमान बना देता है और उसे सक्षम रूप से हमें दिखा देता है। ये प्रकाश की स्थिति होती है। प्रकाश जो आता है सूर्य से वो 3 घटकों में आता है। जैसे हमने 11वीं क्लास में जो सदिश वाला जो चैप्टर है उसमें हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमारे पास जो घटक होते थे, जब हम किस चीज़ का परिणाम निकालते थे तो वहाँ हमारे घटक होते थे। ऐसे ही यहाँ प्रकाश के दृश्य प्रकाश, नंबर दूसरा होता है हमारा पराबैंगनी प्रकाश और नंबर तीसरा होता है हमारा अवरक्त प्रकाश। तो जो हमें वस्तु देखने में काम आता है, वस्तु दिखाता है, वो हमारा दृश्य प्रकाश होता है। उसकी जो परास होते हमारे कई बुकों में तो 4 नैनोमीटर से लेकर आपका 7 नैनोमीटर तक लिखा हुआ है और कई बुकों में आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लिखा हुआ है। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है, नैनो का मतलब आपको सर ने बताया होगा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपके में कि नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस के 9, 10 टू द पावर माइनस के 9। और इसके बाद हमारा आता है पराबैंगनी प्रकाश। तो वो हमारी पृथ्वी तक पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। उसको जो ओजोन परतें होती हैं उसको वापस भेज देती हैं, परावर्तन कर देती हैं या परावर्तित कर देती हैं, उसको भेज देती हैं वापस। क्यों? कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए उसको पृथ्वी पर नहीं आने दिया जाता है। एक होता है हमारे पास अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त प्रकाश जो होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए हीट के लिए होता है, गर्मी महसूस करने के लिए। जैसे हम कहीं धूप में खड़े हैं या जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अवरक्त प्रकाश है। अब ये चीज़ मैं आपको कल बता चुका था। तो इसके बाद आया था हमारा प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक हमारे पास दर्पण होता है। दर्पण पर हम एक पारदर्शी दर्पण होता है, उस पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश होती है हमारी रजत धातु। रजत धातु बोले तो हम बोलते हैं उसको सिल्वर, चांदी की पॉलिश होती है, या रेड ऑक्साइड की या प्राइमर की पॉलिश उस पर होती है दर्पण पर। जब कोई किरण किसी माध्यम से उस दर्पण पर आती है तो दर्पण का एक पृष्ठ पे तो पॉलिश हो गई और एक पृष्ठ उसका होता है चमकदार या परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कह सकते हैं उसको। जब किरण उस पर आती है तो उससे टकरा के वापस हो जाती है उसी माध्यम में, तो उस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अब इनमें जो हमारे पास किरण आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो किरण दर्पण से टकरा के जाती है, परावर्तक सतह से टकरा के जाती है, उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इसके बाद इनको कोणों के रूप में अलग अलग करने के लिए हमें इनके बीच में एक लंब डालना पड़ता है, जिसको हम किरण प्रकाश की चैप्टर में अविलंब कहते हैं। वैसे तो उसको हम लंब कहते हैं, लेकिन इस पार्ट में हम उसको क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो जो आपतित किरण बनाती है वो हमारे लिए आपतन कोण का निर्माण करती है, और जो परावर्तित किरण होती है वो हमारे लिए परावर्तन कोण का निर्माण करती है। जो आपतन कोण को जो दर्शाते हैं स्मॉल आई से दर्शाते हैं, और परावर्तन कोण को दर्शाते हैं स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बेटा हमारे निम्नलिखित 2 नियम हमने आपको बताए थे कल। तो सबसे पहला नियम जो है हमारे पास प्रकाश के परावर्तन का, वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब हमारे
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा नियम था कि हमारे पास आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमारे पास बराबर होता था। इसके बाद ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई थी। फिर आगे जो हमारी जो हेडिंग आ रही थी वो आ रही थी दर्पण। जो दर्पण होते हैं बेटा वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि दर्पण उससे कहते हैं दर्पण के एक पृष्ठ पर या तल पर पॉलिश कर देते हैं जिसे हम दर्पण कहते हैं, या कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा समतल होता है और एक हमारा गोलीय होता है। जिसका समतल पृष्ठ होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं और गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा अवतल दर्पण और नंबर दूसरा होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। जब इनको हम गोलीय दर्पण के एक उभरे हुए भाग पर और एक अंदर के भाग पर ढसे हुए भाग पर जब हम पॉलिश करते हैं गोलीय दर्पण को काट कर, तब उन पे ये हमारे जो कोण हैं वो हमारे जो दर्पण है बेटा ये हमको मिलते हैं। जैसे मैंने एक भाग को गोलीय दर्पण को यहाँ से काट लिया और एक भाग को मैंने यहाँ से काट लिया, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी मैंने और इसके अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी मैंने। तो यहाँ से हमारे अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की दो प्रकार के हमें दर्पण यहाँ से मिलते हैं। अब मैंने तुम्हें ये बताया था जो आगे हेडिंग चल रही थी हमारी जो स्टार्ट होने वाली है वो हेडिंग ये है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो उनको देखते हैं, इनको अच्छा डिटेल से पढ़ते हैं, किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है। अब हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो सबसे पहले तो हम ये गोलीय दर्पण का भाग बना लेते हैं। अवतल बना लो या उत्तल बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना आप। और हर एक के लिए मैं डायग्राम अलग अलग बनाऊंगा क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई थी कि सर ये क्या है ये क्या है। तो उसको आप बेटा बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर मैंने पॉलिश कर दी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको नाम मैंने M1 M2 दे दिया है। यहाँ हमारे पास P है और यहाँ हमारे पास फोकस तल होता है, यहाँ हमारे पास वक्रता केंद्र होता है। तो सबसे पहले मैं गोलीय दर्पण की जो मुख्य परिभाषा इनको सबसे पहले नंबर एक ले रहा हूँ मैं। नंबर एक है हमारा ध्रुव। जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, जो ध्रुव है हमारा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को
बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये गोलीय दर्पण हमने काटा M1 और M2, इसमें हमारे पास जो P है ये गोलीय दर्पण काटा, फिर इसके मध्य बिंदु बनाया हमने, मध्य बिंदु हमारे पास P है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो उसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं, इसके बाद बेटा अगली हेडिंग आती है हमारी वक्रता केंद्र। ऐसे में अलग अलग हेडिंग दूंगा आपको, क्योंकि जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो हेडिंग तो ध्रुव की कई बन जाती हैं, लेकिन हमें तो जो हमारी समझ में आ जाए वही हेडिंग मेन होती है। अब आ रहे हैं हम वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र डाल लो यहाँ नंबर 2। वक्रता केंद्र को बेटा C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, इसे C से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, बात एक ही है। अब आगे हमारी जो हेडिंग आती है नंबर 3, वो आता है हमारा वक्रता त्रिज्या। अगली हेडिंग हमारी आती है वक्रता त्रिज्या। आप समझो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है। वक्रता त्रिज्या को बेटा हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, पहले यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि सर कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आई हो, उसे तो आप पूछ सकते हो। तो आगे चलें हम। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है बच्चे को, क्योंकि ये सारी जो चीज़ चल रही हैं 10th की चीज़ें आपकी। चलो ठीक है। अगली हेडिंग आती है हमारी फोकस तल, या उसको कहते हैं हम मुख्य फोकस। अगली हेडिंग है हमारी नंबर 3, मुख्य फोकस। थर्ड पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस या मुख्य तल, नहीं मुख्य फोकस या फोकस तल।
ये बेटा क्या होता है हमारे पास, जब कोई किरण हमारी अनंत से आती है, जब कोई किरण हमारी अनंत से आ रही है ये, तो पहले तो इस दर्पण के पास आएगी, इस दर्पण से टकराकर वो जिस बिंदु से होके जाती है, जिस तल से होके जाती है, उसे हम कहते हैं फोकस तल या मुख्य फोकस। वो यहाँ होके बेटा निकल जाएगी। ये ध्यान रखना, हम इसमें जो हमारे किरण प्रकाश की वाला टॉपिक है, या मान लो ये हमारे पास चैप्टर है, इसमें जब तक हम एरो के साइन नहीं लगाएंगे, जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि जो हमारी एक प्रकाश की जो किरण है वो हमारी किधर से आ रही है, ये लगाना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पास प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है और ये परावर्तित हो रही है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी मुख्य फोकस या फोकस तल की बेटा, कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे या उस बिंदु को गुजरती है, उस बिंदु को फोकस तल या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को बेटा ध्यान रखना, कैपिटल एफ से हम व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताइए, आगे चलते हैं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई? चलो ठीक है, आगे चौथा पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। अगला पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होती है वो बेटा हमारी ध्रुव और फोकस तल, ध्रुव और फोकस तल के जो बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो देखिए आप फोकस दूरी को देखिए, ये तो आपके हैं ही, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी फोकस दूरी होती है। तो इसकी हम नंबर चौथा है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस तल के, या फोकस तल कह सकते हो या मुख्य अक्ष कह सकते हो, मुख्य तल और फोकस तल के बीच की
दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। स्मॉल एफ से इसको क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, अगली हेडिंग है हमारे पास अगली जो हेडिंग है हमारे पास मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव को, या मुख्य अक्ष कह सकते हो इसको, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है द्वारक किसे कहते हैं। तो द्वारक को समझो, ये समझ में आ गया भाई। मुख्य अक्ष आपकी समझ में आ गया कि हमारे पास ध्रुव और वक्रता केंद्र को, या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए आगे, अब आ रहा है बेटा द्वारक। पांचवा पॉइंट है हमारा द्वारक। गोलीय दर्पण को जिस व्यास से काटा जाता है उसे द्वारक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ माना था इसको M1 और M2 माना था, तो यहाँ बेटा हमारे पास M1 और M2 क्या है, हमारे पास द्वारक है ये, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए इसके बाद ये हमने 5 आपको डेफिनेशन कराई है। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट कर सकता है। इसके बाद हम आगे अगली हेडिंग चलते हैं। अगली हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। चलो ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो हेडिंग है हमारी, वो ये है कि प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं हमारे।
तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे पास प्रतिबिंब होते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। और पहले तो हम ये आपको बता रहे हैं कि दर्पणों के बारे में, जो हमारी रे आती हैं, किरणें आती हैं, वो कैसे कैसे निकलती हैं, कैसे कैसे जाती हैं, वो चीज़ के बारे में हम आपको पहले डिस्कशन दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रतिबिंब का आपको अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये आपका एक अवतल दर्पण है। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। इसमें ये आपको पता है कि ये मुख्य अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष होता है। जब कोई, अब ये आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ हमारे पास फोकस तल होता है और ये हमारे पास वक्रता केंद्र होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी दूरी पर ध्रुव से आपका फोकस तल है, मुख्य फोकस है, उतनी ही दूरी पर आपका यहाँ से आपका वक्रता केंद्र होगा। ये नहीं है कि ये इसकी दूरी कम हो जाए या इसकी दूरी कम हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों दूरियां हमारी बराबर होती हैं। जितनी दूरी पे ये यहाँ से यहाँ तक होगा, उतनी दूरी पे ये यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी ही दूरी होगी जितनी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका वक्रता केंद्र भी 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, दूरी होगा आपका वक्रता केंद्र 5 सेंटीमीटर। चलो, तो हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई हमारी किरण, प्रकाश किरण कोई अनंत से आती है, जब कोई प्रकाश किरण हमारी अनंत से आती है, तो वो सबसे पहले तो इस दर्पण से टकराएगी। अब ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इस पे पता है कि अंदर का पृष्ठ इसका परावर्तक है और बाहरी पृष्ठ पर इसके ऊपर पॉलिश है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एरो का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ लिखेंगे हम प्रकाश किरण। प्रकाश किरण ये हमारी आपतित हो रही है, आ रही है। अब ये जब इससे टकरा गई तो आपको पता है कि ये हमारी फोकस से होके ही जाएगी और कोई इसके लिए रास्ता नहीं है। जब यहाँ टकरा गई, इस पृष्ठ पर यहाँ टकरा गई, तो वो आपकी फोकस से होके ही जाएगी। दूसरी स्थिति, ये हमारे पास एरो का साइन हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आने के तरीका उसके 3 होते हैं अनंत से। किरण के आने के तरीका, प्रकाश जो किरण होती है उसके 3 तरीके होते हैं आने के। तो पहला तरीका तो ये हो गया इसका आने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है उसको समझो। वो ये नहीं है कि मुख्य अक्ष से ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो ये नहीं है कि साहब ऊपर से हमारी किरण आएगी या नीचे से आएगी, दोनों साइड से कहीं से भी आ सकती है हमारी। ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन हमारे नीचे से बनेगी। देखो, इधर से आपके अनंत से किरण आ रही है, तो वो यहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा के वो फोकस से होके जाएगी, आपकी फोकस तल से होके जाएगी। अब यहाँ आपको एरो का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एरो का साइन नहीं लगाओगे आप लोग, तो आपका बेटा डायग्राम गलत कहलाएगा, सही नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ हमारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब एक किरण हम लेते हैं ध्रुव पर। ये बेटा कोई अन्य से किरण आ रही है हमारी ध्रुव पर, और ध्रुव से जो एंगल बना रही है, यहाँ जैसे थीटा बना रही है, तो थीटा एंगल बनाते ही वापस हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ध्रुव पे इसकी ये कंडीशन होती है। जैसे थीटा बना रही तो ये भी आपका क्या बनाएगी, थीटा ही बनाएगी, और थीटा बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये आपकी वापस हो जाएगी। ध्रुव पर यह कंडीशन होती है, ध्यान रखना। जब अनंत से कोई किरण आती है तो आपके ध्रुव से होके सीधी वही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी बच्चे को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? चलिए आगे।
चलो ठीक है। आगे ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 3 चैप्टर ऐसे होते हैं बच्चे को पास करा देते हैं अगर अच्छी तरह से इनको पढ़ ले, फिजिक्स के यही। आगे देखो, अब कोई ये हमारे पास वक्रता केंद्र है। अब एक रे हमारे अंदर से आती है वक्रता केंद्र को होते हुए, तो बेटा ये आ तो गई, अब ये जाएगी कहाँ होके, तो जाने का भी रास्ता इसका यही है और आने का रास्ता भी इसका यही है। ये ध्यान रखना, आने का रास्ता भी यही है, इसका जाने का रास्ता भी यही है, और कोई रास्ते को ये नहीं जाएगी। कौन सी किरण हमारी, ये हमारे पास वक्रता केंद्र से होके जो हमारी किरण आएगी, प्रकाश किरण आएगी, वो इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यही कंडीशन हमारी उसमें होती है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण की क्या कंडीशन होती है उसको समझ लो एक बार। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, वही कंडीशन होती है, किरण वहीं होके जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है उनको समझो। इधर देखिए कि हमारे पास ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ आपको पता है कि आपकी इसके अंदर के पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और ये बेटा इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया, वही है। यहाँ इसका क्या होगा, फोकस तल होगा, यहाँ इसका वक्रता केंद्र होगा, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। तो अब कोई किरण आएगी हमारी, जैसे ये किरण आई अनंत से, तो इससे टकरा गई है। अब टकरा के अंदर तो जाने से रही, तो वापस लौटना है इसको। अब ये जाएगी आपकी फोकस तल से होगी। अब फोकस तल से होकर कैसे जाएगी, तो यहाँ अब हमें डैश करना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे तो दिखा नहीं सकते, इसको एक आभासी रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पॉलिश हो रही है भाई, वास्तविक रूप में तो हम इसको नहीं दिखा सकते, आभासी रूप में हमें इसको दिखाना होगा। तो ये बेटा हमारी सीधी वापस ऐसे ही यहाँ से होती हुई लौट जाएगी। तो इसमें एरो का साइन लगाओ, ये एरो का साइन लगाओ, और ये आपकी क्या है, प्रकाश किरण है। ठीक है भाई, चाहे वो अंदर से मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर से गुजारो या नीचे से गुजारो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ पे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके बाद आगे हम आपके लिए अगली स्थिति बताते हैं कि जैसे कोई वक्रता केंद्र से कैसे आएगी, उस चीज़ को देखो। जैसे यही किरण है, मान के चलो हमने यही किरण मान ली, तो ये हमारी